कई ज़िले के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। डीजल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग परसों मुझसे मुलाकात किए थे। अधिकारियों से भी मैंने बैठक करने के लिए कहा और जानकारी ली तो पता चला कि मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के छत्तीसगढ़ में 750 रिटेल आउटलेट हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल की सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण से कई दिनों से बंद होने की स्थिति में। अक्सर होता है पेट्रोलियम पंप कंपनियां पूर्व में जो बफर स्टॉक है वो 4-5 दिन का रखते थे, अब वो घट के 1 दिन का रह गया है और 1 दिन की भी पूर्ति बराबर नहीं हो पा रही है और कई बार ख़त्म हो जाता है तो फिर डिपो भी ड्राई हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक तो ट्रांसपोर्टेशन इससे प्रभावित हो रहा है, दूसरा खेती किसानी का सीजन है। किसान अब ट्रैक्टर लेके खेत में जाएंगे तो डीजल की कमी होगी और छत्तीसगढ़ वैसे भी कृषि प्रधान राज्य है। इसलिए मैंने माननीय हरदीप पुरी जी मंत्री जी को पत्र लिखा है कि ये जो स्थिति है इसे जो 4-5 दिन का बफर स्टॉक रहता था पूर्ववत रखा जाए ताकि पेट्रोलियम पदार्थों की कमी ना हो, आम जनता को भी परेशानी ना हो और किसानों को भी परेशानी ना हो। और इसलिए मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स भारत पेट्रोलियम और मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये नियमित सप्लाई करने का निर्देश दें ताकि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति हो सके। कारण ये है कि सिंगापुर और उसके बाद बाली जाने का था तो वो परमिशन सिंगापुर होते भारत सरकार से नहीं मिली और इस कारण से एक वो कारण है। और दूसरा अभी दिल्ली में भी जिस प्रकार से ये अग्निवीर और नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर जो घटनाक्रम पूरे देश भर में चली है उसके चलते भी ये स्थगित किया गया है। कैसे देख रहे हैं? सीधी बात है कि नेशनल हेराल्ड के द्वारा, नेशनल हेराल्ड घाटे में था, कांग्रेस पार्टी ने उसे लोन दिया और उसके राशि 2002 से लेकर 2011 तक के 100 किस्तों में 90 करोड़ की राशि दी गई और ये बाकायदा उसको हर साल ऑडिट होता रहा। कुछ लोगों ने इसको निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी जिसे अमान्य कर दिया गया, ईडी में भी पहले शिकायत की गई थी उसे भी अमान्य कर दिया था, बाद में इसे रजिस्टर्ड किया गया। अब सवाल इस बात का है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहाँ बनता है। जो सारी चीज़ें चेक से दिया गया है और आप सब जानते हैं नेशनल हेराल्ड आज़ादी की लड़ाई में उसकी भूमिका क्या थी, जिसकी स्थापना पंडित नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महर्षि टंडन ने और रफ़ी अहमद किदवई जी ने किया था, जिसमें हजारों उसके शेयर धारक हैं और उसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। अब वो घाटे में चल रहा था। आजकल अब मीडिया में आप सब जानते हैं, मीडिया हाउस से आप सब जुड़े हुए हैं, तो मीडिया हाउस के आर्थिक स्थिति कोरोना काल में क्या हो गई थी, वेतन आधे कर दिए गए थे, छटनी कर दिया गया था, पत्रकारों को हटा दिया गया था। तो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो वो एक नेशनल हेराल्ड भी घाटे में था, लेकिन सब लोगों की भावना थी कि क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ ये पत्र है और इसे जीवित रखा जाना चाहिए, तो सारे कार्यकर्ताओं के, पार्टी के वर्कर और साथ ही जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे उन लोगों की भावनाएँ थी इसको जीवित रखना चाहिए, बचाया कर रखना चाहिए। उस भावना को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उसको लोन दिया था। अब इसमें अब ईडी पूछताछ कर रही है, मतलब सीधा ये है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना, हमारे नेताओं को परेशान करना। इसका 2 ही उद्देश्य, इसके अलावा और कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता। 3 दिन पहले पूछ लिए थे, अब कल से फिर से पूछताछ शुरू होगी। अब इसमें अच्छी बारिश हुई, कहाँ कहाँ बारिश हुई? ये गिला है, वही तो देख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम हो गई है
कई ज़िले हैं, कई ज़िले के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। डीजल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग परसों मुझसे मुलाकात किए थे। अधिकारियों से भी मैंने बैठक करने के लिए कहा और जानकारी ली, तो पता चला कि मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के छत्तीसगढ़ में 750 रिटेल आउटलेट हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल की सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण से कई दिनों से बंद होने की स्थिति में। अक्सर होता है पेट्रोलियम पंप कंपनियां पूर्व में जो बफर स्टॉक है वो 4-5 दिन का रखते थे, अब वो घट के 1 दिन का रह गया है और 1 दिन की भी पूर्ति बराबर नहीं हो पा रही है और कई बार ख़त्म हो जाता है तो फिर डिपो भी ड्राई हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक तो ट्रांसपोर्टेशन इससे प्रभावित हो रहा है, दूसरा खेती किसानी का सीजन है, किसान अब ट्रैक्टर लेके खेत में जाएंगे तो डीजल की कमी होगी और छत्तीसगढ़ वैसे भी कृषि प्रधान राज्य है। इसलिए मैंने माननीय हरदीप पुरी जी मंत्री जी को पत्र लिखा है कि ये जो स्थिति है इसे जो 4-5 दिन का बफर स्टॉक रहता था पूर्ववत रखा जाए ताकि पेट्रोलियम पदार्थों की कमी ना हो, आम जनता को भी परेशानी ना हो और किसानों को भी परेशानी ना हो। और इसलिए मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स भारत पेट्रोलियम और मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये नियमित सप्लाई करने का निर्देश दें ताकि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति हो सके। कारण ये है कि सिंगापुर और उसके बाद बाली जाने का था, तो वो परमिशन सिंगापुर होते भारत सरकार से नहीं मिली और इस कारण से एक वो कारण है। और दूसरा अभी दिल्ली में जिस प्रकार से ये अग्निवीर और नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर जो घटनाक्रम पूरे देश भर में चली है, उसके चलते भी ये स्थगित किया गया है। कैसे देख रहे हैं इसको? सीधी बात है कि नेशनल हेराल्ड के द्वारा, नेशनल हेराल्ड घाटे में था, कांग्रेस पार्टी ने उसे लोन दिया और उसके राशि 2002 से लेकर 2011 तक के 100 किस्तों में 90 करोड़ की राशि दी गई और ये बाकायदा उसको हर साल ऑडिट होता रहा। कुछ लोगों ने इसको निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी जिसे अमान्य कर दिया गया, ईडी में भी पहले शिकायत की गई थी, उसे भी अमान्य कर दिया था, बाद में इसे रजिस्टर्ड किया गया। अब सवाल इस बात का है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहाँ बनता है। जो सारी चीज़ें चेक से दिया गया है और आप सब जानते हैं नेशनल हेराल्ड आज़ादी की लड़ाई में उसकी भूमिका क्या थी, जिसकी स्थापना पंडित नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महर्षि टंडन ने और रफ़ी अहमद किदवई जी ने किया था, जिसमें हजारों उसके शेयर धारक हैं और उसके माध्यम से उसकी स्थापना की गई थी। अब वो घाटे में चल रहा था। आजकल अब मीडिया में आप सब जानते हैं, मीडिया हाउस से आप सब जुड़े हुए हैं, तो मीडिया हाउस के आर्थिक स्थिति कोरोना काल में क्या हो गई थी, वेतन आधे कर दिए गए थे, छटनी कर दिया गया था, पत्रकारों को हटा दिया गया था। तो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो वो एक नेशनल हेराल्ड भी घाटे में था, लेकिन सब लोगों की भावना थी कि क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ ये पत्र है और इसे जीवित रखा जाना चाहिए, तो सारे कार्यकर्ताओं के, पार्टी के वर्कर और साथ ही जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे उन लोगों की भावनाएँ थी, इसको जीवित रखना चाहिए, बचाया कर रखना चाहिए। उस भावना को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उसको लोन दिया था। अब इसमें अब ईडी पूछताछ कर रही है, मतलब सीधा ये है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना, हमारे नेताओं को परेशान करना। इसका दो ही उद्देश्य, इसके अलावा और कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता। 3 दिन पहले पूछ लिए थे, अब कल से फिर से पूछताछ शुरू होगी। अब इसमें है क्या, चेक ही देखना है, चेक दिया गया हो तो स्वीकार ही कर रहे हैं, चेक दिया गया है वो लिया गया है, इतना ही बात है। लेकिन 5-5 दिन तक पूछ रहे हैं, मतलब हाँ बिल्कुल, रमन सिंह जी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ठीक कह रहे हैं कि देश की हालत करीब करीब वही है कि हमारे भारत सरकार के लोग पूरे
आधी दुनिया घूम लिया है लेकिन इन्वेस्टर नहीं आए। और देश की स्थिति ये है कि शेयर बाज़ार धड़ाम से गिर रहा है लगातार, सारे लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो शेयर मार्केट की हालत ख़राब है। दूसरी तरफ आप देख लेंगे कि देश में स्थिति ये है कि रेलवे को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं, जो नवरत्न थे उसको वो बिकने के लाइन पे हैं। अब तो स्थिति ये है कि पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, रसोई गैस के भाव बढ़ गए, कोयला मिल नहीं रहा है, कोयला का शार्टेज अलग है, रासायनिक खाद की शार्टेज अलग है, डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, वो शार्टेज है। अब तो ये है कि सेना जैसी जो हमारी गौरवशाली वो पूरी दुनिया में भारत के सेना का लोहा मानते हैं, उस सेना में भी आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, संविदा ठेके में आप रख रहे हैं 4 साल के। तो दिवालियापन तो भारत सरकार के, भारत सरकार को बताना चाहिए क्या सैनिक भर्ती करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है कि 4 साल के ठेके में रख रहे हैं। देश पूरा जल रहा है, युवा आक्रोशित हैं, सड़कों पे हैं, तो ऐसे में भारत सरकार को सामने आकर कहना चाहिए कि आखिर सेना में तो ठेका में रखने का औचित्य क्या है। जो नौजवानों की भर्ती होती है साल सवा साल उसको ट्रेनिंग दी जाती है, और उसको घटा के 6 महीना कर रहे हैं। जो 20 साल नौकरी करते थे उसको घटा के 3.5 साल कर दिए हैं। तो क्या भारत सरकार के पास पैसा नहीं है? रमन सिंह जी को उसको पूछना चाहिए। हमारे यहाँ तो जो वो लोग शिक्षाकर्मी की भर्ती करते थे, हमारी सरकार आने के बाद तो शिक्षकों की भर्ती की, हम नियमित शिक्षकों की भर्ती हमने की है। रमन सिंह एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं कर पाए, हम शिक्षकों की भर्ती के 14,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की। सर, जब ये सेना वाला विषय आया था और आपने इस पर इस नीति पर, तब आपने ये भी कहा था कि एक समूह अगर क्रिएट हो जाए और अपराध की तरफ बढ़ जाए तो क्या होगा, आपने खतरा जताया था। आपने उसी दौरान कहा कि नक्सलियों को ट्रेनिंग कौन देता था। क्या इसका कोई विषय उससे जुड़ता है सर कि प्रशिक्षित सैनिकों ने नक्सलियों को ट्रेनिंग दी? जो चर्चाएं हुई और जो बातें जो छन के आई है, तो ऐसे जो नक्सलियों को ट्रेनिंग देने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, जो कभी सुनने में आया लिट्टे से मिलता है, कभी कहते हैं भूतपूर्व सैनिक है या कोई इंजीनियर है, उस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। तो यदि इस प्रकार की संख्या बढ़ेगी और नौजवान बेरोजगार है, 10-12 लाख रुपए मिल भी जाए 4 साल बाद, क्या करेगा? एक शादी करेगा, पार्टी देगा तो वही ख़त्म। 10-12 लाख होता क्या है? उसके बाद अपने परिवार कैसे चलाएगा? और फिर सेना में जाने के बाद उसकी मानसिकता क्या होती है? सेना में 2 ही चीज़ बताई जाती है, या तो तुम्हारा दुश्मन है या दोस्त है, तीसरी चीज़ कुछ नहीं। अब पुलिसिंग में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसमें सबसे बातचीत करते हैं। हमारे एक कांस्टेबल को ट्रेनिंग दी जाती है कि स्थिति कैसे संभालना है। सोशल पुलिसिंग वही है कि हम कैसे संभालना है उसको। बल प्रयोग तो आखिरी है, और वहाँ दुश्मन है मतलब सीधा गोली चलाओ, सीमा को उस पार दुश्मन दिखाई दे गोली चलाना है। तो दोनों की ट्रेनिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब वैसे लोग आएंगे तो स्थिति क्या बनेगी? और फिर वो लड़के करेंगे क्या? 10% रख लेंगे, 25% रख लेंगे, फिर आखिर 65% लोग कहाँ जाएंगे? उसकी स्थिति क्या है? वो गांव-गांव में, शहर में, गलियों में फैले रहेंगे। उसको बंदूक चलाना आता है, उसको और बहुत सारी आर्म्स की ट्रेनिंग होगी, और यदि वो गलत हाथों में चला गया इतनी बड़ी संख्या में, तो फिर समाज की स्थिति क्या होगी? इसके बारे में कोई कल्पना है? तो भारत सरकार को ये बताना चाहिए क्या उसके पास पैसा नहीं है? हम तो अभी कह रहे हैं कुछ बिगड़ा नहीं है, ये आदेश को वापस ले, और जो भर्ती सेना की जो पारंपरिक रूप से जो भर्ती होती थी उसको भर्ती करे। नौजवानों में आक्रोश खत्म हो, उनका भी अपना परिवार है, उनकी भी भविष्य है, लेकिन एक जज्बा है देश सेवा की, तो दोनों की पूर्ति होनी चाहिए। देश सेवा भी होना चाहिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा भी होना चाहिए, और जो सैनिक हैं उसके परिवार के भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। ये सर लास्ट सवाल है, केंद्रीय योजनाओं का लगा कहाँ बात अटक रही है, किस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। चाहे 3 कानून की बात हो, चाहे सेना भर्ती की बात हो, कोई चर्चा नहीं। अचानक इसको लॉन्च किया गया और रिएक्शन में तुरंत बिहार, यूपी, हरियाणा सब जगह जलने लगा। प्रदेश में कोरोना एक बार फिर ग्राफ बढ़ने लगा है, उसको बिल्कुल, सबसे पहले तो आप भी और मुझे भी मास्क पहनना चाहिए।
दो भाई मेरा मास्क कहाँ है? मास्क ले आओ, एयरपोर्ट जाने से पहले तो मास्क लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले काम तो वही करना है। लाओ भाई मास्क लाओ। राहुल जी की ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसको लेके वरिष्ठ पत्रकारों का ये कहना है और ये लगातार वो ट्वीट कर भी रहे हैं और कि अडानी पर इन्होंने सवाल उठाया और जब भी अडानी पर सवाल उठाते हैं ईडी आगे आ जाता है, तो आप इससे सहमति रखते हैं पूरे? देखिए, अडानी एक अलग मुद्दा है, लेकिन राहुल गांधी एकमात्र नेता है जिन्होंने लगातार भारत सरकार पे हमला बोला है, उसकी गलत नीतियों पे उंगली रखते हुए चले, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे लॉकडाउन की बात हो, चाहे वो कृषि कानून जो भूमि अधिग्रहण बिल वापसी की बात हो, चाहे किसानों को समर्थन मूल्य और जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से पैसे देने की बात हो, चाहे हर परिवार को कोरोना के समय आर्थिक सहायता देने की बात हो, लगातार कहते रहे। राफेल घोटाले के बाद भी उन्होंने प्रमुखता से उठाई, इस कारण से हुआ है। अडानी मतलब मैं नहीं समझता कि वो सरकार से भी ऊपर है, सरकार पे हमला कर रहे हैं। और ये बात भी सही है कि लगातार जितने भी बिक रहा है सामान देश का, खरीद कौन रहा है? दो बेचने वाले, दो खरीदने वाले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।